कि जनाब आमिर साहब आप बताइए, आज इनको ये याद है जो सेनेटर ये बैठे हुए हैं यहाँ पे मैंने PMLN के वकील मरे थे। मैं इनको आपकी चैनल पे कहता हूँ गारंटी के साथ एक वकील का नाम बता दें जो मरा था। वो सब कुछ हमने तो पूरी लिस्ट निकाली, उसमें एक वो जो वाकया हुआ है वो डिफरेंट वाकया 7 अप्रैल वाला, उसमें एक आदमी निकाल दें जो वकील है, उसका नाम और नंबर दे दें, आपको फौरन वो वाकया याद आ गया। लेकिन किमाड़ी में चूंकि MQM के लोग मरे, MQM वालों ने नहीं मारे, आपको ये वाकया ही याद नहीं है। बनारस पे 14 अफराद MQM के मरे, MQM के वालों ने नहीं मारे। यही मेरा शिकवा है कि अगर आप 12 मई को 7 अप्रैल को अपनी हर गुफ्तगू में ला सकते हैं, तो क्या वो मरने वाले जो अपनी बस में जल गए, वो मरने वाले जो बनारस में उनके बाप को गोली मार दी गई, 14 अफराद शहीद कर दिए गए, क्या वो इंसान नहीं थे? उसको आप रिकॉल नहीं करा सकते। तो अगर आप ये समझते हैं कि इस तरीके से आप लोगों के पास पावर है, भाई आप लोग बड़े पावरफुल लोग हैं, आपके पास माशाल्लाह से आप 4-4 घंटे, हमने तो आज आपने हमें 4 घंटे का स्पेस दिया है, आप जो वो रोजाना घंटे का प्रोग्राम करते हैं, तो आप हमारा रोजाना ही ट्रायल कर सकते हैं, हम क्या बिगाड़ लेंगे आपका। लेकिन पाकिस्तान का अगर हमें मुस्तफा कमाल साहब एक सवाल है छोटा सा। जी मुस्तफा कमाल साहब एक छोटा सा सवाल है। जी आप बार बार आप एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं मीडिया ट्रायल। जो हमने सीखा है मीडिया ट्रायल का जो हम एज प्रोफेशनल्स लेते हैं वो ये लेते हैं कि अगर एक बायस्ड मीडिया कवरेज हो किसी इवेंट की, असेसमेंट हो, वन साइडेड हो, एक पार्टी का व्यू पॉइंट ना लिया जाए या बिल्कुल व्यू पॉइंट इग्नोर करके उसको जॉन्डस करके कलर करके किया जाए। मेरा नहीं ख्याल कि MQM के साथ आज का, मैं तो आपको पिछले 8-10 साल की बात अभी कर लेते हैं, किस जगह आपके साथ मीडिया के साथ आपको फेयर नहीं है। आप ये देख लें कि जब से जुल्फकार मिर्जा साहब आए हैं, आपका इस इशू के अंदर भी आपको कम से कम 1 के बदले 3 के रेशो से टाइम मिला है MQM को। हर इशू के अंदर आपकी ओपिनियन ली गई है। आज की ट्रांसमिशन के अंदर आप भी आए हैं, आपके कुलीग भी आए। तो मीडिया ट्रायल शाम 5 बजे से पूरा पाकिस्तान का मीडिया सिर्फ MQM की बात चला रहा है। मीडिया ट्रायल मुझे समझा दें कि आपकी ज़बान के अंदर मीडिया ट्रायल की डेफिनेशन क्या है? क्या आपसे सवाल करना मीडिया ट्रायल है? क्या आपसे इख्तिलाफ राय रखना मीडिया ट्रायल है? क्या हमें हमारा प्रोफेशनली क्वेश्चन करना, आपकी हमारे बारे में जजमेंट, ये मीडिया ट्रायल है? मुझे आपके मीडिया ट्रायल की डेफिनेशन समझ नहीं आ रही। अच्छा, मैं आपको बिल्कुल आपकी इस बात का मैं जवाब देता हूँ। मैं जब ये कहता हूँ कि मीडिया ट्रायल, वो इस बात को कहता हूँ, और ज़रा सुनिएगा फिर मेरी बात, काइंडली मुझे टाइम दीजिएगा ताकि मैं आराम से ये बात कर सकूँ। 12 मई होती है, 12 मई को 14 लोग हमारे मारे जाते हैं, उनको फूल नहीं मारे, उनको भी किसी ने गोलियां मारी ना, 14 हमारे कारकुनान शहीद होते हैं। 12 मई को पूरे पाकिस्तान, आज तक मुझे बताएं किस एंकर ने बैठकर 12 मई में MQM के कारकुनों का एक दफा भी मरने वालों का जिक्र किया हो? 12 मई जब भी इंप्लीकेट करते हैं आप MQM से मैंने किया है। मैंने किया है, मैं दावे से कहता हूं मैंने किया है जिक्र। हामिद भाई अच्छा सुन लें, अच्छा चलें, लेकिन आप इंप्लीकेट करते हैं MQM को नहीं करते, ये बताएं। आप साबित कर सकता हूं मैं इसको। अच्छा चले, अभी सुन तो ले, मेरी बात तो सुन लें। मुझसे आपने सवाल किया, मुझे जवाब देने का तो हक दें। मैं अभी उसके बाद अब मैं आता हूं उसके, आप अब जब मैं मीडिया ट्रायल करता हूं तो मैं कहता हूं, तो मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं ये कहना चाहता हूं 12, अभी रिसेंट बात कर लेते हैं। 12 अगस्त की रात को किमाड़ी पे बस जलती है। बस के अंदर पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा बंदे अंदर खवातीन और बच्चे जमा करके जला दिए जाते हैं। 7 लोग शहीद हो जाते हैं, 6 अफराद अभी भी जो है वो जख्मी हैं। वहाँ से ANP के 2 वर्कर्स रेड हैंडेड पकड़े जाते हैं, रेंजर्स के पास आज भी मौजूद है। 7 अगस्त को बनारस पे बस रोककर, लेफ्ट राइट हैवीली थिकली पॉपुलेटेड एरिया है तमाम, वहाँ पे बस रोककर चुन कर निकाल कर उर्दू बोलने वालों को उतारा जाता है। और आप ये भी बात करें ना कि उर्दू बोलने वाले और महाजरों की क्यों बात कर रहा हूँ, इसलिए कि वही तो नाम लेकर मारे जा रहे हैं। आप बस से सबको नहीं मार रहे, आपने MQM के कारकुनों को मार रहे हैं। MQM के कारकुन तो यहाँ पर पठान भी है, पंजाबी भी है, सिंधी भी है, बलोच भी है। तो मीडिया ट्रायल की डेफिनेशन मुझे आ रहा हूँ मीडिया। अब यहाँ से शुरुआत होती है। एक दफा खबर चली और खबर जो है वो उसके बाद खत्म हो गई। आज तक उन W11 की बस में जिंदा जलाने वालों
का जिक्र किसी भी टॉक शो में उस तरीके से नहीं आया जिस तरीके से आप किसी और इंसान को जलाने का वाक़, जिस तरह आप 7 अप्रैल याद रखते हैं, किसी उस बस का जिक्र एक दफा भी नहीं आया जो बनारस चौक पर वंडी की बस रुकी है और वंडी की बस से 14 लोगों को उतारकर बच्ची के सामने पेपर देकर आ रही थी, बाप को मार दिया और 35 लोगों को एक दफा आप रिकॉल, वो जो रिकॉल कराते हैं ना आप, अनफॉर्चुनेटली 48-100 लोग बॉम्ब एक्सप्लोजन में मरते हैं और हमारा मीडिया इतना बेहिस हो गया हुआ है कि हम उसको भी 10 मिनट देते हैं। आप तो 7 लोगों के जलने की बात कर रहे हैं, तो एक इन्फॉर्मेशन की निकाल। मालिक साहब मीडिया ट्रायल तो नहीं है, मालिक साहब बेहिसी हो सकती है। सुने फिर इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूं। एक लम्हे के लिए बात सुनिए, आपकी इस बात एक लम्हे की बात सुन, एक लम्हे की मेरी बात कमाल साहब को एक इन्फॉर्मेशन, आपको सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूं मुस्तफा साहब जी। इन्फॉर्मेशन आपके लिए यह है कि आज शाम 5 बजे से लेके रात 10:30 बजे तक जो जियो की ट्रांसमिशन थी, मैं सिर्फ जियो की ट्रांसमिशन की बात कर रहा हूं, इसमें जो न्यूज़ ब्रेक्स आई थी उसमें भी हमने कमर्शियल्स नहीं चलाए और अभी तक कोई कमर्शियल नहीं चले। तो और ये सारा टाइम एमक्यूएम को मिला और उसके बाद अभी भी आप 10:30 बजे के बाद जब से हम गुफ्तगू कर रहे हैं उसमें भी आप भी गुफ्तगू कर रहे हैं, हैदराबाद रिजवी साहब भी मौजूद हैं, कोई कमर्शियल्स नहीं चल रहे। आप ये बताएं कि क्या पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए किसी टीवी चैनल ने इतने कमर्शियल सेक्रीफाइस किए हैं? क्या आप ये नहीं समझते कि एमक्यूएम जो है उसको मुनासिब टाइम मिल रहा है? और मीडिया ट्रायल का आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आपको सवाल किया है मालिक साहब ने, बराए करम बड़े मैं अदब से आपसे ये सवाल कर रहा हूं कि इसकी जरा डेफिनेशन बता दें कि मीडिया ट्रायल क्या होता है। यही तो बता रहा हूं मैं, मीडिया ट्रायल यही होता है ना कि आपको 12 मई याद रहती है आपके लिए, आपको जब आप अभी मालिक साहब ने ये कहा कि वो और भाई 50-50 100 लोग मर जाते हैं बम धमाकों में, उसका भी जिक्र 10 मिनट से ज्यादा नहीं होता, तो 50 लोग ही तो मरे थे 12 मई में, उसका जिक्र को क्यों? इसलिए कि आप उसको इंप्लीकेट करते हैं एमक्यूएम के साथ। आपको ये जज आप आई मीन माजरत से देखें, फिर आप लोग तो कंबाइंड टीम अप होकर फिर अटैक होता है फिर हमारे ऊपर कि मैंने जो है वो बात कर दी। लेकिन अगर आप बुरा ना माने, अगर आप उसको जो है वो आप उससे नाराज ना हो तो मुझे काइंडली अलाउ करें। मेरी कोई खुदा ना खास्ता कोई किसी से कोई दिल में कोई वो नहीं है, लेकिन ये गुफ्तगू हो रही है तो मैं अपने दिल की बात कर रहा हूं और वो ये कहना चाहता हूं कि आप ये इंप्लीकेट करते हैं कि 12 मई एमक्यूएम ने किया, तो आप अपनी हर कन्वर्सेशन में चाहे कोई भी मीडिया का आदमी हो 12 मई का जिक्र करता है। लेकिन इसी तरीके से जब आप ये दो सानियत, अगर मैं आपको एक मिसाल देता हूं हामिद मीर साहब, आप अभी शायद उसका जवाब नहीं देंगे और ये मालिक साहब भी नहीं देंगे, यही W11 की बस या वंडी की बस लियाकताबाद में रोककर उसमें किसी और जुबान बोलने वालों को उतार कर अगर मारा जाता और उसका कोई सबूत भी नहीं होता, लेकिन ये सिर्फ असर जा रहा होता, सिर्फ ये इशारा जा रहा होता कि शायद इसमें एमक्यूएम इन्वॉल्व है। तो आज उस प्रेजेंशियस बात कर रहे हैं, ये प्रेजेंशियस बात कर रहे हैं, ये क्या सराइये हैं, ये तो मैं कल को कह दूंगा कि जी अगर सही है, कल को इसका मतलब अगर कल को मैं एक्सीडेंट में भी मर जाऊं तो इसका मतलब मैं आज कह दूं कि आपने मुझे मरवा दिया एमक्यूएम ने। ये क्या सर है? मेरा ख्याल है एक दूसरे पे इल्जामात नहीं करने चाहिए, इल्जामात नहीं लगाने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफा कमाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमने हैदराबाद रिजवी साहब से बात करनी है और अब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं सीनियर सहाफी जनाब नुसरत जावेद साहब, उनसे बात कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम नुसरत जावेद साहब। हाँ हामिद जी, नुसरत जावेद साहब, ये अभी हमें खबर मिली है कि आपका प्रोग्राम जो है वो ऑन एयर हो जा रहा था, प्रोग्राम आपका ऑफ एयर हो गया और उसके बाद आपने रिजाइन कर दिया, क्या ये खबर दुरुस्त है? नहीं भैया, रिजाइन तो नहीं, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी भैया, तो वो प्रोग्राम रुक गया यार। उसके बाद खबरनामा शुरू हो गया हामिद, और कराची में आपको पता ही है टेक्निकल प्रॉब्लम हमारे मालिक साहब आप तो भी कह रहे थे कि नुसरत साहब का पूरा जुमला सुने, उन्होंने कहा आपको तो पता है कराची में टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाता है और फिर कहा जाता है कि आपके यहाँ इतने लोग भी रहते हैं, ये घरों में भी जाएंगे। आई समझ? तो उसके बाद क्या करना चाहिए? मैं लोगों की जान को खतरे में डालूं या खुद रिजाइन दे के घर आ जाऊं? तो असल सिचुएशन क्या है? असल सिचुएशन ये है कि एक अल्लाह मियां है, वो जो चाहेंगे वो टीवी दिखाएगा। 5 घंटे से हॉस्टेज बनाया हुआ था तुमने, मुझे बताओ दुनिया में कौन सा जर्नलिज्म है ये? अमेरिका में ओबामा भी नहीं ये कर सकता कि 5 घंटे तक आप इंतजार कर रहे हैं, कभी माइक लग रहे हैं, आप घर से चल पड़े हैं, आप घर से बाहर निकल रहे हैं, और उसके बाद वो आपको बेगैरत कहते हैं और एक ब्रिटिश नेशनल आपको बेगैरत कहता है।
नहीं तो अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने रिजाइन तो नहीं ना किया? भाई रिजाइन क्या, आई एम सैक। कमाल कर रहे हो, रिजाइन तो इज्जत वाले लोग करते हैं, जो मालिक होते हैं वो आपको निकाला करते हैं, कमी कमीन, ये जो जागीरदारों से लड़ने वाले हैं, ये जागीरदारों से बड़े जागीरदार हैं। आप यू आर सैक 2011 के नुसरत साहब, 2011 के आप क्या, ये एमपीएम वाले। नुसरत साहब आप कह रहे हैं कि आपको नौकरी से निकाल दिया गया है? Yes, my program has been stopped on technical reasons. मेरे प्रोग्राम में जाहिद खान था, मैं उससे कह रहा था कि खान गफ्फार खान के पोते ने डॉलर क्यों लिए, उसकी आवाज पूरे सूबा खैबर पख्तूनख्वा। अच्छा जरा मैं, नुसरत साहब लाइन पर ये, मैं जाहिद खान साहब से राब्ता मेरा हो गया है। जाहिद खान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी जाहिद खान साहब, ये सबसे पहले तो ये बताइए कि आप पे इल्ज़ाम लगाया गया है, अल्ताफ हुसैन साहब ने कहा कि बादशाह खान तो बहुत अजीम लीडर थे, वली खान साहब भी बड़े अच्छे आदमी थे, लेकिन ANP है ये अमेरिका से डॉलर लेती है और इलेक्शन में भी आपको अमेरिका ने जितवाया, इसका क्या जवाब देंगे आप? जहाँ पे हमें इल्ज़ाम लगाया गया, दो इल्ज़ाम हम पे लगाए गए। एक तो ये कि ये बादशाह खान की पार्टी नहीं रही और पता नहीं ये किस तरफ चली गई। तो हमें, मैं मीर साहब आपको बताना चाहता हूँ, इस मुल्क के अंदर हम पे कब से गद्दारी का, काफिर का, हिंदू का ये लकाबात हमें मिलते रहे। हमें इस चीज़ की परवाह नहीं है और हमें अल्ताफ़ भाई की सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है कि हमने बादशाह खान बाबा के रास्ता छोड़ दिया। एक दूसरे उसने बात की है कि जो डॉलर लिए दुनिया के देख, उसने अपनी बात के खुद तरदीद भी साथ की है। उसने कहा कि जी मेरे पास सबूत नहीं है। अब झूठ बोलना या एक चीज़ ऐसा है कि जिसका कोई बेस ना हो कहना, मेरे ख्याल में उसको तो वो खुद ही डिनाई खुद ही कर रहा है, तो हम क्या करें। लेकिन मैं एक और बात करना चाहता हूँ। आपने, उसने एक दो बातें की है और वो एक ये है कि उसने कहा कि बैनुल-अक़वामी साज़िश हो रहा है पाकिस्तान को तोड़ने का और उसको MQM या मैं बचा रहा हूँ। और उसने फिर नाम भी लिए, UK का नाम लिया, अमेरिका का नाम लिया और आपने सुना। मैं यही कहना चाहता हूँ कि वाकई अगर ऐसा है तो अल्ताफ़ भाई अगर पाकिस्तान के लिए उसके सीने में दर्द है, पाकिस्तानी कौम से उसकी मोहब्बत है, पाकिस्तान से उसकी मोहब्बत है, तो मेरे ख्याल में उनकी नेशनलिटी को छोड़ कर खैरबात कह के पाकिस्तान में आ जाए और यहाँ से उनका मुकाबला करे। जी बहुत बहुत शुक्रिया बेहतर खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अब कोशिश कर रहे हैं हम हैदर अब्बास रिजवी साहब से बात करने की। जी आप पूछें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इतनी देर से ये बात हो रही कि इतने लोग मारे, इसने मारे, उसने मारे, जो भी। अब देखें एक सुप्रीम कोर्ट का सुओ मोटो केस चल रहा है। मुझे बड़े दुख से ये बात कहनी लग रही है कि कराची की सिचुएशन जो है ना, वो सारे पाकिस्तान को हॉस्टेज रखा, आज से नहीं 1984-85 से सारा पाकिस्तान मफलूज हो के रह जाता है जैसे आजकल है। अब ये देखें फॉर इंस्टेंस DG रेंजर्स जो ISI की वहाँ हुई है, मुझे अंदाज़ा है एज एन एक्स इंटेलिजेंस चीफ के उन्होंने वहाँ क्या कुछ कहा होगा। IB की रिपोर्ट्स, पुरानी अलमारियाँ उन्होंने अगर खुरीदी होंगी तो सारा कुछ उनके पास गया होगा। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें, उन्होंने सारों ने ये कहा है वहाँ जाके कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर मिलिटेंट्स हैं जो लोगों को मार रहे हैं। रमज़ान में भी बख्शीश नहीं हुई, रोज़े वाला रोज़ेदार को मार रहा है, चाहे वो कोई भी नस्ल का हो। बट द पॉइंट इज, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक नस्ल वाले कहते हैं कि इन्होंने मारे इतने आदमी, तो किसने मारे? मेरा ख्याल है मैं एक बात सिर्फ खत्म कर रहा हूँ। द पॉइंट है कि इन सबको ये सोच लेना चाहिए कि जितने मर रहे हैं पाकिस्तानी है और ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आई एग्री। और कोई भी कराची में अगर उर्दू बोलने वाला है, ख्वाह वो MQM का कारकुन है, अगर उसे बहीमाना अंदाज में कत्ल किया जाता है तो ये एक पाकिस्तानी का और इंसानियत का कत्ल है। पख्तून का कत्ल, वहाँ पे किसी सिंधी का कत्ल, बलोची का कत्ल, पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में किसी भी शहरी को अगर बहीमाना अंदाज में कत्ल किया जाता है, ख्वाह वो तालिबान करते हैं या कोई और करता है, तो हमें उसकी मजम्मत करनी चाहिए। और हमारा किसी के साथ कोई तासुब नहीं है, कोई लसानी तासुब नहीं है। हम एक पॉलिटिकल डिबेट कर रहे हैं, पहले भी करते रहे, आज भी कर रहे हैं, आइंदा भी करते रहेंगे। अब हैदर अब्बास रिजवी साहब दोबारा हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, नुसरत जावेद साहब भी मौजूद हैं। हैदर भाई, अब आपने बात कर ली होगी अपने जराए से। नुसरत जावेद साहब ने सीधी सीधी बात की है कि उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है, इसका जिम्मेदार कौन है? बहुत शुक्रिया हामिद। जैसा कि आपने मुझे कहा था और मुझे वक्त दिया था कि मैं मालूम कर लूं चीजों के बारे में कि क्या सूरत हाल हुई, और अब जाहिर है मैं ऑन द रिकॉर्ड हूं और जो बात कह रहा हूं इंतहाई जिम्मेदारी से कह रहा हूं। हम मीडिया की आजादी पर मुकम्मल यकीन रखते हैं। हमारी जानिब से कोई कदगन नहीं लगाई गई।
एमक्यूएम की जानिब से कोई एक फोन कॉल नुसरत भाई के लिए नहीं की गई, ना इनके डायरेक्टर न्यूज को, ना इनके मालिकान को, ना किसी और जिम्मेदार फर्द को। ये मैं इंतहाई जिम्मेदारी से कह रहा हूं। हो सकता है कि कोई इनके मालिकान और इनके दरमियान किसी ऐसी बात पर तनाजा हुआ हो जो शायद प्रोग्राम में हुई हो, जिसकी बुनियाद पर ऐसा कुछ हुआ हो, शायद कोई तल्ख कलामी हुई हो किसी की इनके साथ। तो एमक्यूएम के किसी जिम्मेदार, किसी कारकुन ने इनके लिए, नुसरत भाई मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं, परसों भी मेरी इनसे बात हो रही थी, ना इनके डायरेक्टर न्यूज को कोई कॉल की गई है, ना इनके मालिकान को कॉल की गई है, ना किसी से बात हुई है। मैं ये इंतहाई जिम्मेदारी से जी नुसरत जावेद साहब, आप क्या फरमाएंगे? भाई साहब, बात यह है कि मुझे अचानक ख्वाब आ गया और टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई। अब छोड़ा करे ना यार, मैंने बाल सफेद किए हैं इसी गंदे काम में जिसका नाम जर्नलिज्म है। साफ साफ मुझे कन्वे किया गया है कि 600 बंदे काम करते हैं दफ्तर में। आप उनकी जिंदगी चाहते हैं या अपना प्रोग्राम करना चाहते हैं? तो जाहिर है आप हामिद क्या जवाब दोगे? तो अब हैदर रिजवी साहब कह रहे हैं कि इनकी जानिब हैदर से रिजवी साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, मेरे भाई हैं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये परसों भी आए थे, मैं पहले बोल रहा था, इनको लेने से पहले मैंने लफ्ज़ पिट्टस भी इस्तेमाल किया था। ये बहुत हैरान हुए थे। मैंने एक्चुअली प्रोग्राम के अंदर भैया 2-3 बातें कही थी। सबसे पहली बात मैंने ये बताया था कि मेरे वालिद 1915 में चौक नवाब साहब मोची दरवाजे में पैदा हुए थे। मेरी वालिदा हवेली अलफ शाह की हैं, मेरी नानी का नाम जैनब है। और मैं पाकिस्तान की फौज को मुबारक देता हूँ और जनरल पाशा को भी मुबारक देता हूँ कि उन्हें नथ फोर्स मिल गई। फिर मैंने वही किया था बुरके में रहने को। तो मेरा ये सवाल था कि अगर मैं क्यों नहीं कर सकता ये 5 घंटे तक, अगर 18 करोड़ की इस कौम ने हॉस्टेज होना है, तो भाई साहब मैं ऐसा जर्नलिज्म करने से आ रही हूँ। मैंने इस तरह अपने प्रोग्राम का आगाज किया था। तो अगर मैंने उसमें बुराई कोई की, मुझे बताएं कि दुनिया में कहाँ पे अगर ओबामा भी एड्रेस करना चाहता है, प्रेसिडेंट ओबामा से ज्यादा ताकतवर तो नहीं है मेरे अल्ताफ भाई, ठीक है ना। बाकी जहाँ तक तासुब की बात है तो मैं लानत भेजता हूँ इस शख्स पे। मैं खुद जो हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मेरी बीवी डॉक्टर मुबशर हसन की भांजी है, और मैं जिन उर्दू बोलने वालों को जानता हूँ उनसे जब मुझे कोई शेर भूल जाए, किसी लफ्ज का तलफ्फुज भूल जाए, तो मैं उनसे पूछता हूँ। मैं किसी जावेद टीटी वाला और फलाम वाला और अजमल चले, मेरा ख्याल है नुसरत भाई तो नहीं जानता। नुसरत साहब इन्होंने जो करना है करने, फिस्तायत के खिलाफ लड़ना जो है हमद सीखा हुआ है। और बुल्ले शाह का एक शेर इन्हें सुनाता हूँ, बुल्ले आसा मरना ना ही गौर पे कोई होर, बरतानिया कभी नहीं जाऊंगा, यही रहूंगा, और जब कहें 90 के आगे आके प्रोग्राम करने को तैयार हूँ, बैठने को तैयार हूँ, जो ये हुक्म करें हाजिर हूँ मैं। तो ये धरती है मेरी, ये माई कुलाची के कराची में आने से अल्ताफ मुझे नहीं रोक सकता। अच्छा हैदराबाद रिजवी साहब, नुसरत साहब आपसे, नुसरत साहब ने आपको बताया है कि उनका अपना ताल्लुक भी एक बुल्ले शाह जो है वो मेरी जान किसी टेलीविजन पे नहीं आते थे। अच्छा नुसरत साहब उनका भी जवाब ले लेने देना। नुसरत साहब, हैदराबाद रिजवी साहब, नुसरत जावेद साहब ये कह रहे हैं कि उनके जो ससुराल हैं वो उर्दू स्पीकिंग हैं, उनका किसी से कोई तासुब नहीं है, आप उनको अच्छी तरह जानते हैं, नौकरी से उनको निकाल दिया गया है, इस वक्त गुस्से में हैं, बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने डिनाई कर दिया है। वो कह रहे हैं कि भाई मुझे तो इसी वजह से निकाला गया, आपकी पार्टी के प्रेशर पे निकाला गया, तो इस मसले को आप किसी तरह रिजॉल्व कर सकते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो हामिद भाई, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एमक्यूएम ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए एक दावतनामा सबको जरूर जारी किया जो एक नॉर्म है। इसके अलावा तो हमने और कुछ भी नहीं किया। जहां तक नुसरत भाई की बात है, इनके मामले पर मैं चैलेंज करता हूं कि एमक्यूएम के किसी आदमी ने किसी को कॉल नहीं की, और इनको मैं पर्सनली जानता हूं। इंतहाई शरीफ, नफीस, पढ़े लिखे, सुलझे हुए इंसान हैं, और मैं इनका वकील बन के इनके चैनल पर जाने को तैयार हूं कि इनका प्रोग्राम एक एसेट है, इनका प्रोग्राम एक इंतहाई सुस्ता प्रोग्राम है, अच्छा प्रोग्राम है। मैं हमेशा पार्टिसिपेट करके एंजॉय करता हूं।
इनसे मजाक भी करता हूं प्रोग्राम के दौरान। ये आपकी बहुत ये आपकी आला ज़र्फिया कि आपने पूरी कौम के सामने ये वादा किया कि आप नुसरत जावेद के वकील बन के इनके चैनल के मालकान के पास जाके इनका मुकदमा लड़ेंगे। हनीफ अब्बासी साहब आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं। मैं सिर्फ एक सवाल हैदर साहब आपसे करना चाहता हूं कि क्या वली खान बाबर के करीबी MQM का कोई हाथ नहीं है और अजमल पहाड़ी और कामरान इससे भी कोई ताल्लुक नहीं है? देखो मेरे भाई, मैं ये बात पहले भी कर चुका हूं, हामिद से भी हुई है, इस चैनल के ओनर से भी हुई है, तमाम लोगों से बहुत डिटेल में बात हुई है, PFUJ से भी बात हुई है, सबसे बात हुई है। और हमने बड़े वाज़ेह तौर पर बबांगे दोहल ये कहा है कि वली खान बाबर हैदर अब्बास रिजवी के छोटे भाइयों की तरह था और MQM का उसके कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर वली बाबर के कातिल गिरफ्तार हैं, कोर्ट्स मौजूद हैं, अगर साबित होता है हैंग देम एंड हैंग देम हाई, ताकि पता चले कि सूरत हाल क्या है। अजमल को यकीनन हम MQM का कारकुन मानते हैं और कोर्ट्स के हवाले है वो, इंशाल्लाह उस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी जरूर होगा। अच्छा हैदर साहब, वापस चलते हैं अल्ताफ हुसैन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ। मेरे पास टाइम कम है। उन्होंने पाकिस्तान तोड़ने की एक साजिश का जिक्र किया है, नक्शे दिखाए हैं, इल्जाम राह रास्त उनका अमेरिका पे है। तो अब अगर ये जो मौजूदा हुकूमत है पीपल्स पार्टी की हुकूमत, इसका अमेरिका के साथ अलायंस बरकरार रहता है, वॉर अगेंस्ट टेरर भी चलती रहती है जिसकी आपकी पार्टी हामी है, तो क्या ये बहुत बड़ी कंट्राडिक्शन नहीं कि एक तरफ आप अमेरिकन लेड वॉर अगेंस्ट टेरर की सपोर्ट करते हैं, दूसरी तरफ आप अमेरिका पे पाकिस्तान तोड़ने का इल्जाम लगा रहे हैं? तो इस कंट्राडिक्शन से, इतने बड़े तजाद से पाकिस्तानी कौम को आप कैसे निकालेंगे? हामिद, ये वाकई बहुत मुश्किल मरहला है और मैं क्योंकि पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर नेशनल सिक्योरिटी का रुकन भी हूं, इसलिए जाहिर है कि आम पार्लियामेंटेरियन से ज्यादा इस नाजुक सूरत हाल को दावा तो नहीं करता, मगर ये कहता हूं कि शायद थोड़ी बहुत मेरी मालूमात एक आम पार्लियामेंटेरियन से ज्यादा हो। ये सवाल अभी नहीं उभरेगा, थोड़ा आगे जाने के बाद ये सवाल जरूर उभरेगा कि एक ऐसी सूरत हाल आएगी जहां पर हर पाकिस्तानी को बशमूल MQM, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, PMLN, हर जमात को यह फैसला करना होगा कि क्या तरीक़ेकार इख्तियार किया जाएगा। और वो एक वक्त आएगा जब यहां पर यह कहना पड़ेगा कि किसी जानिब तो होना ही पड़ेगा, किसी जानिब तो होना ही पड़ेगा। जी बहुत शुक्रिया हैदर अब्बास रिजवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद मालिक साहब, जनाब नासिर अली शाह साहब, जनाब मसूद शरीफ खान खटक साहब, हनीफ अब्बासी साहब, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमने अल्ताफ हुसैन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे एक तवील बहस की है, पॉलिटिकल डिबेट की है और इस डिबेट में बहुत गर्मा गर्म गुफ्तगू हुई है और इसमें आपको ये भी पता चला कि एक सीनियर सहाफ़ी को अपनी नौकरी से हाथ धोने पड़े। अल्ताफ हुसैन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के फ़ौरन बाद हैदर अब्बास रिजवी साहब ने पूरी कौम के सामने वादा किया है कि वो नुसरत जावेद के वकील बन के उस चैनल की इंतज़ामिया के साथ बात करेंगे जहाँ से उनको नौकरी से निकाला गया है। लेकिन चलते चलते एक बात मैं आपसे ज़रूर करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का जो मीडिया है ये इस वक्त दोबारा उसी चैलेंजिंग दौर से गुजर रहा है जिस दौर से हम 3 नवंबर 2007 की इमरजेंसी के बाद गुजरे थे। और इस वक्त आपने देखा कि एक सहाफ़ी दावा कर रहा है कि वो नौकरी से चला गया। न जाने कल परसों तरसों तक कितने सहाफ़ियों के साथ ये वाक़या होता है और जो प्रेशर है चैनल्स पर, उनकी मैनेजमेंट पर, उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम किसी भी पार्टी या किसी लसानी ग्रोह के तर्जुमान बनने की बजाय पाकिस्तान के तर्जुमान बने, पाकिस्तानी अवाम के तर्जुमान बने। हम अगर उर्दू बोलने वालों के साथ ज़्यादती हो रही है उसकी भी मजम्मत करेंगे। पंजाबियों, पश्तूनों, बलोचियों और कश्मीरियों, कोई भी पाकिस्तान में जो रहता है उसके साथ अगर ज़्यादती होगी, जुल्म होगा, उसको हम बेनकाब करेंगे, उसके साथ हैं। और अगर कोई जुल्म करने वाला हमें नज़र आ गया कि वो जालिमों का साथी है तो फिर हम गैर जानबदार नहीं रहेंगे। जालिम और मजलूम के दरमियान मीडिया गैर जानबदार नहीं रह सकता। जो भी जालिम है, ख्वाह उसका ताल्लुक MQM से है, ANP से है, पीपल्स पार्टी से है, सुन्नी तहरीक से है, लश्कर जंगवी से है, स्पाई साहबा से है, उसको हम बेनकाब करेंगे। और ये पाकिस्तानी मीडिया पर अब एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जो भी जालिम है उसे बेनकाब करो ताकि जो कराची में अवाम के सुकून के कातिल हैं वो दुनिया के सामने उनको पता चले और रेंजर्स और पाकिस्तान की जुडिशरी जो है वो इनसे पाकिस्तानी कौम को निजात दिलाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। फिर दोबारा कल मिलेंगे। अल्लाह ताला आप सबका निगहबान हो।